कि आप सबसे पहले इस इनइक्वालिटी में n की जगह k प्लस वन सर रिप्लेस स्क्रीन करके। शेयर नहीं कर रहे आप। स्क्रीन शेयर हो रही है? सर नहीं हो रही सर। अगेन जस्ट 1 मिनट। जी, बुक विजिबल हुई आपको? हाँ जी सर, अब हो गई है। ओके। तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इनइक्वालिटीज़ वाला। इनइक्वालिटीज़ वाले केस में हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इसमें हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एज ए शॉर्ट ट्रिक। पहली चीज़ तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी में n की जगह k प्लस वन रिप्लेस करके हम साइड पर एक एक्सप्रेशन लिख लें कि हमें ये याद रहे, ये माइंड में रहे कि हमने क्या एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। उसी के अकॉर्डिंगली हम इनइक्वालिटीज़ को इस्टेब्लिश करें। दूसरी चीज़ इसमें जो यूज़ हो सकती है वो हमारे पास इन बेसिस स्टेप इनइक्वालिटीज़ और इसी की रेपिटेशन हो सकती है। जैसे इस केस में हमारे पास था बेसिस स्टेप 1 = 2^1। तो आप ये देखें कि मैं ये यूज़ कर सकता हूँ 1 = 2^1 और 2^(2)<2 और इट इज़ <2^3 एंड सो ऑन। तो आप इसमें से इस इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए ये जो मिडल वन इनइक्वालिटीज़ हैं इसको स्किप कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं कि 1 = 2^3। और चूंकि आपके पास जो स्मॉलेस्ट डोमेन का एलिमेंट है वो 1 है, तो आप ये देखें कि आप डोमेन के एलिमेंट्स में 1 2 3 अप टू सो ऑन जो भी एलिमेंट्स लें तो 1 उन सब में से स्मॉलेस्ट है। तो इसको आप अगर जनरलाइज करें इनइक्वालिटी को, आप ये कह सकते हैं कि 1 = 2^k फॉर एनी इंटीजर k। तो इस तरह की रिपीटेडली हम आर्गूमेंट्स यूज कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि आप उसमें कोई इनकरेक्ट मैथमेटिक्स नहीं करें, तो ये वैलिड होगा। तो इस तरह की हमने इसको हमने प्रूफ किया था। जैसे ये देखें k+1 जो है वो इक्वल्स टू हमारे पास जो पी के था वो था k <2k और हमने प्रूफ करना था कि pk+1 ट्रू है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यहाँ चाहिए k+1, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 ऐड किया और 2k+1 आ गया। अब हम यहाँ पे इस 1 की जगह ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं कि 1 <2, 2 <2², इट इज <2³ और फिर इस चीज़ को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि 1 <2k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। तो ये जो आर्गूमेंट्स मैंने यूज किया यहाँ पे कि 1 <2^1 <2², ये आपने वर्किंग में शो करना है। अगर आप ऐसी कोई रीज़न सॉल्व करते हुए शो नहीं करेंगे तो ये इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है कि आपने ये इनइक्वालिटीज ये रिलेशन कैसे बनाया कि 2k+1 < 2k+2 ये कैसे है। इसकी आपने बुक में उसने इतनी क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं दी, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल की थी हमने n फैक्टोरियल वाली, और इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हम बेसिक आर्गुमेंट यूज करेंगे डिविजिबल वाला। अगर n³ - n इज डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब ये है कि जब आप n³ - n को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है इट इज़ सम इंटीजर लेट्स से p। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 हमारे पास एक इंटीजर आ जाता है 3। अगर डेसिमल में आएगा तो इसका मतलब है हमारे पास वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो अगर हमने इसको प्रूफ करना है कि n³ - n इज डिविजिबल बाय 3, तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है कि आप अगर इस 3 को इस साइड पे आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा कि n³ - n इज एक्चुअली इक्वल्स टू 3 टाइम्स p, और p जो है वो हमारे पास सम इंटीजर है। तो अगर हमने प्रूफ करना है कि एनी एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय सम नंबर, तो इट इज सेम एज कि हमने प्रूफ करना है दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो
सबसे पहले बेसिक स्टेप हम यूज करेंगे कि इट इज ट्रू फॉर 1। तो अगर आप देखें एन क्यूब माइनस एन, तो एन की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 1 - 1 इट इज 0, सो 0 डिवाइड बाई 3 इज 0, सो 0 इज डिविजिबल बाई 3। या आप कह सकते हैं इट इज सेम एज 0 इज सेम एज 0 टाइम्स 3 टाइम्स 0। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्टेप हमारा ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रूव ये करना है कि अगर पी के होल्ड्स, तो पी के प्लस वन आल्सो होल्ड्स। तो सबसे पहले हम पी के होल्ड्स जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर प्रोपोजिशन फॉर एनी आर्बिट्री वैल्यू ऑफ वेरिएबल होल्ड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो होगा के क्यूब माइनस के, इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सम इंटीजर, लेट्स से क्यू। तो के क्यूब माइनस के इज इक्वल टू 3 के 3 क्यू, और क्यू जो है वो हमारे पास होगा इंटीजर, सम इंटीजर, देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर such that k क्यूब माइनस के इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इट इज सेम एज कि हम ये कह सकते हैं कि k क्यूब माइनस के इज डिविजिबल बाय 3। अब हमने जब p के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, तो हमारे पास बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम इसके प्रूफ को प्रूफ इसके p के प्लस 1 प्रोपोजिशन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो लेफ्ट हैंड, इस एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है के क्यूब माइनस के, यानी कि यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे के प्लस 1। तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस 1 क्यूब माइनस के प्लस 1। प्रूव हमने ये करना है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 3। इन अदर वर्ड्स हमने प्रूव ये करना है कि के प्लस 1 क्यूब माइनस के प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे हम दो बातें यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये कि अगर हम इसमें ये प्रूफ कर दें कि इट इज़ सम मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें ये प्रूफ कर सकते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाय 3। दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ये पी के हमारे पास था के क्यूब माइनस के इक्वल्स टू 3 के। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे के प्लस 1 क्यूब माइनस के प्लस 1, आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसको स्प्लिट कर सकें दो पार्ट्स में, या मे बी सम कहने आपके इस तरह के पार्ट्स में आप इसको स्प्लिट कर सकें कि 3 उसमें से कॉमन आए, 3 का वो मल्टीपल हो, और आपके पास के क्यूब माइनस के इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए। तो इस के प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप इसमें से कोई एक्सप्रेशन बना लें जो कि पी के इक्वल हो, और कोई ऐसा एक्सप्रेशन बना लें जो कि 3 टाइम्स मल्टीपल हो। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टेप में देखें तो के प्लस 1 क्यूब फार्मूला ओपन किया हुआ है, और फिर माइनस के प्लस 1 हमने ये साथ में एक्सप्रेशन मेंशन किया। अब इसको आपने अरेंज इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास के क्यूब माइनस के को मैंने सेपरेट कर लिया, ये के क्यूब और ये माइनस के मैंने सेपरेट कर लिया, क्योंकि मुझे ये पता है विद द हेल्प ऑफ पी के होल्स टू, इसका मतलब है के क्यूब माइनस के इज डिविजिबल बाय 3। तो इस के क्यूब माइनस के की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेप पी के। मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स के क्यूब माइनस के इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्यू प्लस, और जो मेरे पास ये दोनों टर्म्स थी 3 के स्क्वायर प्लस 3 के, इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स के स्क्वायर प्लस के। तो फर्स्ट टर्म है वो भी 3 का मल्टीपल है, सेकंड टर्म है वो भी 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है जो दोनों टर्म्स हैं दीज आर डिविजिबल बाय 3। और इसका क्या आर्गुमेंट है वो आज हम नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, तो उससे हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर एक नंबर सम में से एक टर्म को डिवाइड करता है, दूसरे टर्म को डिवाइड करता है, तो वो दोनों के सम को भी डिवाइड करता है। मीन्स टू से अगर मेरे पास है कि ए डिवाइड्स करता है बी को और ए डिवाइड्स करता है सी को, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को भी, तो ए डिवाइड्स बी प्लस सी। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, इट इज़ क्वाइट ईजियर। तो यहाँ हम ये यूज़ करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, सेकंड टर्म भी 3 का मल्टीपल है, दोनों टर्म्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 3, सो द सम इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल 9। इसमें हमने प्रूफ करना है कि द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 57।
तो अगेन हम यहाँ पे इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म है वो यूज करेंगे कि इट इज दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ 57. सो लेट्स से इट वुड बी इक्वल्स टू 57 टाइम्स सम q, और q हमारे पास है एक इंटीजर। तो बेसिस स्टेप में हम यूज करेंगे जीरो, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन गिवन है वो है फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो जीरो वुड आल्सो इंक्लूडेड इन डोमेन। पी ऑफ जीरो चेक करेंगे तो एन की जगह आप जीरो रिप्लेस करें, 7 स्क्वायर प्लस 8 इज 57, तो 57 इज डिविजिबल बाय 57। बेसिस स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे कि पी के होल्ड्स। तो प्रोपोजिशन होल्ड्स फॉर के, इट मीन्स आपके पास 7 raised to power k plus 2 plus 8 raised to power 2k plus 1, it is some multiple of 57. So this expression is actually equals to 57 times, let's say, p for some p belongs to integers. तो और अगर हमने प्रूफ करना है कि इट होल्ड्स फॉर पी के प्लस वन, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें हम रिप्लेस करेंगे के प्लस वन, और इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह के एक्सप्रेशन में स्प्लिट करेंगे कि हमारे पास 57 का सम मल्टीपल आ जाए, या हमारे पास ये पी के वाली टर्म्स आ जाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी फ्रॉम प्रीवियस स्टेप ये पता है कि इट इज डिविज पी के होल्ड्स, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 57। तो हमने इसकी जो पावर्स में रिप्लेस किया एन की जगह के प्लस वन, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया 7 raised to power k plus 3 और 8 raised to power 2k plus 3। तो अब आप देखें कि हमारे पास p ऑफ k जो है उसमें पावर्स हैं k+2 और 2k+1। तो हमने इसलिए k+3 को स्प्लिट कर लिया k+2+1 में, और 2k+3 को स्प्लिट कर लिया 2k+1 और स्क्वायर में। अब यहाँ से हम स्टेप में ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए और इसके साथ ये एक्सप्रेशन चाहिए। दोनों एक्सप्रेशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं अगर हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स सेम हो। तो फर्स्ट में हमारे पास 7 है, जो 8 स्क्वायर है वो आ जाएगा 64। अब 64 को आप स्प्लिट कर सकते हो 7 प्लस 57 में, क्योंकि आप जैसे आपके पास है 7x और आपके पास है लेट्स से 14y, तो इनमें से आप 7 कॉमन ले सकते हो, जबकि दूसरा इसके पास दूसरा जो कोफिशिएंट है वो इसका मल्टीपल हो। तो आप 7k+2 को एज ए एक्स कंसिडर कर सकते हैं, 2k+1 को आप एज ए वाई कंसिडर कर सकते हैं। तो 7 और 64 में कॉमन आप उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक ये कोफिशिएंट 7 का मल्टीपल ना हो। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट के 57। 64 को हमने स्प्लिट कर लिया 7 प्लस 57। तो एक एक्सप्रेशन हमने लिख लिया 7 के साथ और एक एक्सप्रेशन हमने लिख लिया 57 के साथ। जो 7 के साथ लिखा हमने उसके कॉमन ले लिया और 57 हमारे पास सेपरेट आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास 7k+2 प्लस 8 2k+1 है, ये बेसिकली हमारे पास इंडक्टिव स्टेप था कि पी के होल्ड्स इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 57 टाइम्स सम पी। तो 7 टाइम्स 57 टाइम्स पी प्लस, और ये हमारे पास जो है ये भी 57 टाइम्स 8 2k+1 है। तो लेट्स से इसको मैं नाम रख देता हूँ इसका एस। ये हमारे पास आ जाएगा 57 टाइम्स एस। तो अगेन हम वही रिजल्ट यूज करेंगे नंबर थ्री का, कि ये टर्म्स भी 57 से डिविजिबल है, ये टर्म्स भी 57 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का जो सम है वो भी 57 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि pk+1 एक्सप्रेशन जो है इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 57। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे पास एक्सरसाइज में है। मैं आपको उसकी गूगल क्लासरूम में क्लास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, तो आप वो ट्राई कीजिएगा। और मुझसे आप कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था असाइनमेंट्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो अभी आप वेट करते हैं, लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक कैंपस पे क्लासेस होती हैं या ऑनलाइन, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आपने मुझे क्लासरूम में सबमिट करवानी है या हम उसको कैंपस में जब क्लासेस होंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक है कि स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का?
और आप लोग सर अब ये एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं। सर ये जिस स्टेप में 64 मल्टीप्लाई 8 पावर 2k+1 लिखा है, इससे अगले स्टेप जी में क्या हुआ है? ये देखें, अगले हमारे पास देखें, मैंने इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बताया था कि अगर हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल बाय है, तो हमें स्प्लिट करना होगा उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में। तो अगर आप 7k+2 को सपोज कर लें कि ये x है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 7x। और अगर मैं 2k+1 को सपोज कर लूँ y, तो मेरे पास ये बन जाएगा 7x+64y। ये मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए x और y रिप्लेस किया। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखना है कि ये 57 से डिविजिबल बाय है, तो मैं उसके कोफिशिएंट्स को इस तरह के सम में स्प्लिट करूंगा कि मेरे पास 57 जो है वो उसके एज ए मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए। अब अगर मैंने यहाँ पे यूज क्या करना था, एक तो पी के यूज करना था जो कि था 7k+2+8 और दूसरा मैंने यहाँ 64 को स्प्लिट करना है कि आपके पास 57 का मल्टीपल आ जाए। तो 64 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 7+57, तो मेरे पास ये आ जाएगा 7x+64 की जगह मैं लिख लूंगा 7y, और 64 - 7 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 57y। अब फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से मेरे पास 7 जो है वो कॉमन आ गया, तो मेरे पास बच जाएगा x+y, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो मेरे पास है 57y। अब ये जो x+y है ये हमारे पास था बेसिकली प्रोपोजिशन फॉर एनी आर्बिट्ररी इंटीजर k। और इंडक्टिव स्टेप के स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि p ऑफ k जो है इट होल्ड्स ट्रू, यानी कि इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 57। तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन जो है ये डिविजिबल 57 है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया यहाँ पे। और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें y कुछ भी हो, आपके पास जो कोफिशिएंट उसका आ रहा है वो 57 है, तो इस कोफिशिएंट की वजह से ये y जो है 57y इट इज डिविजिबल बाय 57। और फिर हमने यहाँ पे एक नंबर थ्री का रिजल्ट यूज किया था, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर एक ए नंबर डिवाइड करता है बी को और ए नंबर डिवाइड करता है सी को, तो ए नंबर इन दोनों जो आपके पास नंबर्स हैं b+c इसके सम को भी डिवाइड करेगा। और एक और रिजल्ट इसमें हम और भी एक्सटेंड करेंगे कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है तो इसके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है सर, आगे समझ। ओके गुड। तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मैं गूगल क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा, और आप इसमें एक्सरसाइज के देख भी सकते हैं। तो ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए हैं और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल देखें जरा, देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं स्क्वायर वाला, और क्वेश्चन नंबर 4 ये क्यूब वाला। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें भी और टर्म्स का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये फर्स्ट टाइप की हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारे पास है कि हमने सीक्वेंस का एक्सप्रेशन देकर एक कंजक्चर बनाना है, एक फार्मूला बनाना है और फिर उसको यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि फॉर विच नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन इज लेस देन। तो आप शुरू में क्या कर सकते हैं कि कुछ डोमेन के एलिमेंट्स चेक करें, फॉर एग्जांपल 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और सो ऑन, और फिर वहां से आपको पता चलेगा कि किन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है और किन के लिए नहीं होल्ड करती। तो इस तरह यूज करके फिर आप उस पॉइंट से जहाँ पे सेटिस्फाई होता है उसे नेक्स्ट वैल्यूज के लिए आप ये कह सकते हैं कि एन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, उसे प्रीवियस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता। और क्वेश्चन नंबर 21 ये इनइक्वालिटीज वाले सवाल हैं। और अगर आप आए क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक, तो ये डिविजिबल वाले सवाल है कि सम एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय सम इंटीजर। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं।
तो और इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमारे पास है फोर्थ टॉपिक नंबर 3 वाला। आई थिंक प्रीवियस चैप्टर है ये। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम ये नंबर 3 वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रोल नंबर और नाम लिखकर चैट बॉक्स में एंटर करें ताकि आपकी मैं अटेंडेंस भी मार्क करूं। और हम ये स्टार्ट करते हैं नंबर 3। तो ये जो हमने नंबर 3 में फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है, इसका थोड़ा सा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था जब हमने इक्विवेलेंस क्लासेस या इक्विवेलेंस रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हम डिवीजन की फॉर्मल डेफिनेशन कर लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन इन मैथमेटिक्स। तो कंप्लीटली डिवाइड्स जो हमने यूज़ करते हैं वो उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास आंसर है वो इंटीजर्स में आए और देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि 3 डिवाइड्स 12, इसका मतलब है कि 12 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो एक इंटीजर आता है। और अगर मैं कहता हूँ कि 4 डज नॉट डिवाइड 11, इसका मतलब है कि 11 को 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है इट इज़ इन डेसिमल, या हम कह देते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी इफ़ बी इक्वल्स टू ए टाइम सम इंटीजर। जैसे अगर मेरे पास है, मैं कहता हूँ कि 2 डिवाइड 6, तो इसको हम सिंबल में ऐसे लिखेंगे, 2 एक वर्टिकल लाइन और इट इज 6, इट मीन्स 2 डिवाइड 6। तो सर ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये टॉपिक है फोर्थ, प्रीवियस चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन से। 4 पॉइंट कौन सा सर? 4.1 है, 4.1 पेज हमारे पास है 237, 238 पर हम ये डिस्कस करें डेफिनेशन। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 2 डिवाइड 6, इसका मतलब ये है कि 6 को जब 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर एक इंटीजर आता है। अब अगर मैं इस 2 को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 6 जो है इट वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3। तो इस एक्सप्रेशन को हम 2-3 डिफरेंट वेज में बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड 6, या हम ये कह सकते हैं कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6। तो अगर हम इस वाले एग्जांपल से डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड 6 इफ एंड ओनली इफ हमारे पास सम देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर, लेट्स से m, such that 6 equals to 2 times m। इस केस में हमारे पास जो 6 वाले केस में जो m है इट इज 3। तो डेफिनेशन हमारे पास यही है कि अगर आपके पास a डिवाइड करता है b को, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर, लेट्स से c, such that b is equals to a times c। तो जो नोटेशन हम यूज करते हैं डिवीजन के लिए इट इज वर्टिकल लाइन। और एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि a, और ये अगर मैं वर्टिकल लाइन यूज करता हूँ इसका मतलब है a डिवाइड्स b। और जो आप यूज करते हैं ऑब्लिक, इट इज डिफरेंट नोटेशन। तो a डिवाइड्स b इट मीन्स b ओवर a। तो इट कैन नॉट बी सेम एज a ऑब्लिक b। तो इस नोटेशन का आपने जहन में रखना है। तो नेक्स्ट लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल कि हमने चेक करना है कि 3 डिवाइड 7 और 3 डिवाइड 12।
तो अगर 3 डिवाइड 7 इट मीन्स 7 शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे पास ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता कि हम 7 को लिख सकें 3 टाइम्स सम इंटीजर, लेट्स से p। तो p बिलोंग्स टू g। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है 3 डिवाइड 12। तो हम लिख सकते हैं 12 को एज 3 टाइम्स लेट्स से k। तो हमारे पास k जो है वो आ जाएगा इज 4। सो 3 डिवाइड्स 12 बट 3 डज नॉट डिवाइड्स 7। उसके बाद एग्जाम्पल 1 में हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक गिवन है कि हमारे पास ये कैसे हम गैस कर सकते हैं कि कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो n को डिवाइड करते हैं। तो जैसे आप इसमें एक एग्जांपल समझ सकते हैं इवन नंबर्स वाली। तो अगर हमारे पास हमने ये चेक करना है कि एक इवन नंबर कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि इवन नंबर एक 2 का मल्टीपल हो, कम से कम उसमें एक फैक्टर जो है वो 2 लाजमी होना चाहिए। तो अब अगर आप ये वाली लाइन देखें तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास, ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि d से डिविजिबल हैं। तो ये किस तरह के फॉर्म के हो सकते हैं? 0 इज डिविजिबल बाय d, d इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय d, माइनस d हो सकता है, 2 टाइम्स d हो सकता है, 3 टाइम्स d हो सकता है, -2 टाइम्स d हो सकता है, -3 टाइम्स d हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो सारे इंटीजर्स जो d के मल्टीपल्स हैं वही d से डिवाइड हो सकते हैं। तो उसको यूज करते हुए एक छोटी सी एक इनइक्वालिटीज बनाई है एक्सप्रेशन में, जो हमें ये बताती है कि कितने आपके पास ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि n को डिवाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं अगर मेरे पास 6 है तो मैं कैसे एक छोटा सा गेस लगा सकता हूँ या एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कितने नंबर्स 6 को डिवाइड करने वाले एग्जिस्ट करेंगे। तो इट इज 0 इज लेस देन k लेस देन इक्वल्स टू n ओवर d। और यहाँ पे हमारे पास एक नोटेशन यूज किया है जिसको हम कहते हैं, समटाइम हम इसको फ्लोर कहते हैं, समटाइम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये ब्रैकेट्स हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स हो। जैसे अगर मेरे पास है 7 डिवाइडेड बाई 3, तो अगर मैं इसमें एक फ्लोर फंक्शन लूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा कि फ्लोर फंक्शन ऑफ 2.6। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है 2.6 से के क्लोजर, वो हमारे पास 2 है। तो 2.6 की जो हमारे पास फ्लोर वैल्यू है वो आएगी 2। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन यूज होता है जो हम यूज करते हैं, सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज करता हूँ 7/3 और सेलिंग फंक्शन यूज करता हूँ, तो 7/3 फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है 2.3 और समथिंग। तो 2.3 से जो नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर है वो हमारे पास 3 है। तो इसका जो सेलिंग फंक्शन है वो 3 होगा और जो फ्लोर फंक्शन है वो हमारे पास 2 होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर आप रियल लाइन में लेट्स से ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, आप एक फंक्शन की सेलिंग वैल्यू या फ्लोर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो फ्लोर के केस में आप उस नंबर से लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कंसिडर करेंगे। जैसे अगर आप 7/3 यूज करते हैं और फ्लोर फंक्शन यूज करते हैं तो 2.3 के जो लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो 2 है, तो फ्लोर फंक्शन जो है वो उस रियल नंबर के लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर होगा फर्स्ट वो होता है। और सेलिंग केस में रियल नंबर के जो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट इंटीजर होता है वो उसकी वैल्यू होती है। तो एक छोटा सा ये एस्टिमेट है कि हम किसी भी नंबर से रिलेटेड उसके इंटीजर्स, उसके डिवाइजर्स का एक एस्टिमेट बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट हमारे पास है वो है ये थ्योरम 1। ए आपके पास लेट से एक नंबर है ए और आपने ये देखना है कि एक पर्टिकुलर नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं इस ए से। तो जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है वो वही है जो मैंने अभी आपसे एग्जांपल में डिस्कस किया कि ए बी को भी डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है, तो ए डिवाइड्स बी प्लस सी। इसका प्रूफ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब है एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि बी हमारे पास आ जाएगा a टाइम्स p।
फिर a c को डिवाइड करता है, इसका मतलब है हमारे पास एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि c को हम लिख सकते हैं a टाइम्स q। इसमें हमारे पास p और q जो हैं दे आर इंटीजर्स। अब हमने प्रूव ये करना है कि a डिवाइड करता है b प्लस c को। तो जस्ट ये व्यू करने के लिए कि आपको बेसिकली प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर लेट्स से n प्राइम सच दैट b प्लस c इज इक्वल टू a टाइम्स n प्राइम। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी, और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी इट इज इक्वल टू a, हमने कॉमन ले लिया, और हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू को आप असाइन कर लें लेट्स से एक अदर वेरिएबल n प्राइम। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि b प्लस सी जो है वो a का मल्टीपल है, इट मीन्स a डिवाइड करता है b प्लस सी को। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास थ्योरम का जो एक्सियम है वो ये है कि अगर a b को डिवाइड करता है और a उसके मल्टीपल्स को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल अगर a, या हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2 डिवाइड्स करता है 4 को, इसका मतलब है 2 4 के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा, 4 टाइम्स लेट्स से r। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी ये शो करती है कि अगर a दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है तो उसके सम को भी डिवाइड करता है। दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो ये शो करता है कि अगर a किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। और थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि a b को डिवाइड करता है और b c को डिवाइड करता है तो a c को भी डिवाइड करेगा। इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट केस में किया कि a डिवाइड्स b, इसका मतलब ये है b इज मल्टीपल ऑफ a, और b डिवाइड c, इसका मतलब है c इज मल्टीपल ऑफ b। फॉर एग्जांपल a डिवाइड्स b, इसका मतलब है b हमारे पास होगा a टाइम्स सम इंटीजर p, और फिर हमारे पास है b डिवाइड c, इसका मतलब है कि c इज सेम एज b टाइम्स सम इंटीजर लेट्स से s। अब हम इस b की वैल्यू जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल्स टू a टाइम्स p टाइम्स s। इसमें p और s को कंबाइन करके हम कह सकते हैं एक थर्ड वेरिएबल लेट्स से t, तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल्स टू a टाइम्स t, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेसिकली a डिवाइड्स c। तो जो थर्ड वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है ये बेसिकली प्रूफ करता है कि जो डिवीजन आपके पास है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका एक रिजल्ट है वो ये कि इफ a b एंड c आर इंटीजर्स, और जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है नॉन जीरो, अगर a b को डिवाइड करता है और a c को डिवाइड करता है तो a उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है। जैसे अगर 2 डिवाइड्स करता है 6 को और 2 डिवाइड्स करता है फॉर एग्जांपल 8 को, तो 2 इसके किसी भी मल्टीपल इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8। तो आप लीनियर अलजेब्रा का कोर्स स्टडी कर रहे हैं और आपको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हमारे पास ये जो करोलरी है ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट वाली एक्सियम और सेकंड वाली एक्सियम को मिला कर आता है। जैसे 2 डिवाइड करता है 6 को, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सियम है, और सेकंड एक्सियम क्या है, 2 6 के मल्टीपल को भी डिवाइड करता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आल्सो डिवाइड्स 3 टाइम्स 6। इसी तरह हमारे पास 2 डिवाइड्स 8, इसका मतलब है 2 8 के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स 4 टाइम्स 8। अब हम यहाँ पे दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे कि 2 डिवाइड्स करता है 3 टाइम्स 6 को, 2 डिवाइड्स करता है 4 टाइम्स 8 को, तो 2 जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स 2 डिवाइड्स देयर लीनियर कॉम्बिनेशन।
तो इसकी हेल्प से हम ये तीनों प्रॉपर्टीज और ये क्रोलरी का प्रूफ कर सकते हैं जस्ट यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। यहाँ तक इस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या आपको कोई समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर मूव करते हैं। नो क्वेश्चन? आप स्टूडेंट्स हैं भी यहाँ पर कि कोई भी नहीं है स्टूडेंट? नहीं सर है। नो कुछ। है सर, इधर ही है, आ रही है समझ। ओके ओके यस सर, यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कि डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा एल्गोरिथम है जो आप वेरी जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं, लेकिन हम इसको समटाइम्स यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो आप किसी भी नंबर को टू नंबर्स की अगर आप डिवीजन लेते हैं तो उनमें हमारे पास एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें हम एक नंबर को हम क्वोशंट कहते हैं, एक को हम डिवाइजर कहते हैं, एक को डिविडेंड कहते हैं और एक को रिमाइंडर। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 टाइम्स 3 इट इज 6 और रिमाइंडर हमारे पास 1 बन जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 7 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 प्लस 1। तो आगे भी हम नेक्स्ट टॉपिक में जब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करेंगे उसके साथ हम एक एल्गोरिथम टाइप सा करेंगे जिसमें हमने फाइंड करना होगा जीसीडी यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, या समटाइम्स हम कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो तब हमें इसकी इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें फॉर एग्जांपल 7 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 3 प्लस 1। एक पॉइंट यहाँ से ये हमें पता चल सकता है कि अगर आपके पास ये जो लास्ट नंबर है रिमाइंडर अगर आपके पास 0 है, इसका मतलब है कि दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारे पास इज कॉल्ड रिमाइंडर, और रिमाइंडर शुड बी लेस देन द नंबर फ्रॉम विच वी आर डिवाइडिंग। तो ये नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स 2 4 करें और अगर आपके पास, मैं इसको ऐसे करूं कि 7 और लेट्स से 2 टाइम्स 2 इट्स 4 और मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 3। सो ये जो रिमाइंडर है दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवाइजर। और ये हम इसलिए मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव के केस में हम इस चीज़ को देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये बस उसकी डेफिनेशन है कि आपके पास एक इंटीजर है, जिस इंटीजर से आप डिवाइड करें दैट शुड बी एटलीस्ट नॉन जीरो, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। और यहाँ पे एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मैंने बतानी है, वो ये कि देयर आर यूनिक इंटीजर्स q एंड r। अब यहाँ पे ये इस टाइप का जो प्रूफ है वो है एग्जिस्टेंशियल प्रूफ। तो इस केस में यूनिकनेस भी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने डिस्कस किया था ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप इसमें यूनिकनेस वाला पार्ट भी प्रूफ करें और एग्जिस्टेंस वाला भी। तो देयर एग्जिस्ट, आपको ये प्रूफ करना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और दूसरी चीज़ आपके पास कि ये जो इंटीजर्स हैं q और r दे आर यूनिक। तो यहाँ पे कुछ निर्देशन है, इस निर्देशन को फॉर द टाइमिंग हम स्किप करते हैं, लेकिन हम आते हैं इस एग्जांपल पर कि अगर मैं -11 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आएंगे। यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि जो रिमाइंडर है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से लार्जर होना चाहिए, और जिस नंबर से हम डिवाइड करें उससे स्मॉलर होना चाहिए। तो -11 की हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं, एक -12 + 1 और एक -9 - 2। तो यहाँ पे आप देखें कि जो सेकंड वाला केस है उसमें हमारे पास रिमाइंडर -2 है, और डेफिनेशन में हमने ये बात अज्यूम की है कि हमारे पास
जो रिमाइंडर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और शुड बी लेस देन 3। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमें हेल्प करती है कि इस तरह के दो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये बात दिस ऑलरेडी मेंशन की है कि देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स एंड दीज इंटीजर्स आर यूनिक। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि -11 जो है वो दो डिफरेंट इंटीजर्स के साथ लिखा जा सके। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, और जब हम इसमें जीसीडी फाइंड करेंगे यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में आपने मिस्टेक नहीं करनी। पॉजिटिव के केस में तो इट इज़ क्वाइट ट्रिवियल और सिंपल, लेकिन नेगेटिव के केस में आपने इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना है। इसको आप नोट कर लें और याद रखें। सेकंड चीज़ जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज और सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में की थी वो थी मॉडुलो वाली। तो मॉडुलो बेसिकली क्या है कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल a डिवाइड्स b और हम कह देते हैं c डिवाइड्स d। तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 टाइम्स 3 इट इज 6 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। तो मॉडुलर हमारे पास बेसिकली वो उन उन टॉपिक्स की स्टडी है जिसमें हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के साथ होता है। जैसे अब मैं जैसे 7 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है। अब मैं फॉर एग्जांपल 15 ले लेता हूँ और 15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो लेट्स से 2 टाइम्स 7 इट इज़ 14 और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। तो 15 और जो 7 है दे आर डिफरेंट नंबर्स, लेकिन आप ये देखें कि इनका जो रिमाइंडर है दे आर सेम व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। तो जो मॉड्यूलर हमारे पास अरिथमेटिक है वो बेसिकली हमारे पास दो नंबर्स की डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है उन रिमाइंडर से रिलेटेड है। तो नोटेशन में हम कैसे शो करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें, जब हमने 7 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। अब हमने 15 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि 15 जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 और अंडर मॉड 2। तो हमारे पास इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि 15 2 से डिवाइड होता या 17 2 से डिवाइड होता या नहीं। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब इन दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने जब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज की थी तो ये की थी कि 15 is congruent to 7 if and only if 2 divides their difference। तो जैसे अब अगर मैंने कहना चेक करना है कि 15 7 के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो मैं देखूंगा क्या 2 डिवाइड्स करता है इन दोनों के डिफरेंस को। फॉर एग्जांपल 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 इज 8। इसका मतलब है क्या 2 डिवाइड्स करता है 8 को। अगर 2 8 को डिवाइड्स करता है इसका मतलब ये है कि 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलर 2। तो अगर इस जो मैंने आपको नोटेशन समझाई है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर फर्दर हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं। इसकी मैंने एक डेफिनेशन दो डेफिनेशंस आपको करवाई थी जब हमने प्रॉपर्टीज की थी इक्विवेलेंस रिलेशन वाली, और यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन की है वो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की है। जी कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? सर ये 15 माइनस 7 क्यों की है? ये मैंने यूज किया दूसरी वाली डेफिनेशन, जैसे आपको याद हो कि यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मल वे डिफाइन किया। मैं आपको ये बताता हूँ 15 माइनस क्यों किया। देखिए इस बात की समझ आई है आपको कि 7 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, 15 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। तो जी मैंने सर। ओके तो मैंने यहाँ पे बेसिकली दो एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट लिखा है क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस जो है वो हमें सेम रिमाइंडर देते हैं जब डिवाइडेड बाय सेम नंबर है। तो हमने एक डेफिनेशन ये की थी फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक नंबर लेट से ए इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड लेट से एम। जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन वाली डेफिनेशंस की थी तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको ये बताई थी कि दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट हैं मॉड एम इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास m जो है m डिवाइड्स देयर डिफरेंस a माइनस b।
राइट। तो अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 2 है, इसका मतलब यही है कि 2 डिवाइड्स 15 माइनस 7। तो देखें 2 जो है 15 माइनस 7 8 होता है, इसका मतलब है क्या 2 डिवाइड्स करता है 8 को? यस। इसका मतलब है जी सर। 15 और 7 जो है दे आर रिलेटेड विद मॉडुलर 2। अच्छा, अब हम इसकी ना एक डिफरेंट फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में बना सकते हैं। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स a माइनस b। यहाँ से हम अगर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी यूज करें, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, अगर हम a माइनस बी को लिख सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ m। तो हमारे पास एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है k सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू के एम। तो अगर मैं b को दूसरी साइड पे मूव करूं तो यही एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू बी प्लस के एम। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि दो नंबर्स जो हैं a और b, दे आर कॉन्ग्रुएंट विद सम इंटीजर इफ एंड ओनली इफ वन इज सम ऑफ दैट नंबर विद इट्स मल्टीपल। जैसे अब 15 है, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 15 इज 7 प्लस फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स 4। ठीक है, 4 हमारे पास k होगा और 2 हमारे पास m है, राइट। ठीक। तो ये इसकी ना डिफरेंट इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे जब हमने इससे रिलेटेड रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं। और फिर हमारे पास ये जो मॉडुलर मैथमेटिक्स है, ये हमने इसका प्रूफ भी किया था कि अगर आप ये मॉडुलर्स जो है ये इंटीजर्स पर, सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन करें तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नंबर 3 में हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसेस डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड अरिथमेटिक सारा डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली, इसकी डेफिनेशन। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस किए थे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ और उस पर मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ ए बी दे आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, लेट्स से सम मॉड एम। तो हमने ये बात की थी कि ये जो रिलेशन है इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन से मुराद ये है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब फर्दर इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए और बी को ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस के नीचे ना मैं छोटा सा एम लिख देता हूँ। एम से मुराद ये है कि मैंने इसके जो सम लेना है वो हमने अंडर मॉडुलो लेना है। जैसे अब मेरे पास एक नंबर था 15, अब मैंने 15 और प्लस 7, अब अगर मैंने इसका सम करना है मॉडुलो 2 तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा। तो 15 प्लस 7 क्या हो जाएगा 22। फिर मैं क्या करूंगा कि इस 22 को डिवाइड करूंगा 2 से। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब है कि 15 प्लस 7 अंडर मॉडुलो 2, इसका जो सम है इट इज 0। इसी तरह मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 15 टाइम्स 7, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे पास है अंडर मॉडुलो m। यहाँ पे हमारे पास जो m है वो हमारे पास है 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 डॉट 7 विद मॉडुलो 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करूँगा 15 टाइम्स 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 105। अब मैं क्या करूँगा, इस जो मेरे पास प्रोडक्ट आया इसको डिवाइड करूँगा 2 से। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1 अंडर मॉड 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 टाइम्स 7 अंडर मॉडुलो 2 इट इज इक्वल टू 1 मॉड
2। तो हमने यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि आपके पास अगर दो नंबर्स हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, अगर हमारे पास दोनों का रिमाइंडर सेम आता है जब हम एक फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं, इसको हम नोटेशन वाइज लिखते हैं ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एम। सेकंड चीज हमने इसमें डिसाइड की वो ये कि हम इस ऑपरेशन के लिहाज से दो नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अंडर मॉडुलो ऐड करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप उन दोनों नंबर्स को एज ए ऑर्डिनरी इंटीजर्स ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आप उसको डिवाइड करोगे उस नंबर से जिसके अंडर मॉडुलो आप कंसिडर कर रहे हैं, और आंसर आप लिखोगे उसका रिमाइंडर। जब आप उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं उसको हम कह देते हैं रिमाइंडर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हम क्या करेंगे कि जो दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ मॉडुलो, आप एज ए ऑर्डिनरी इंटीजर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे उस मॉडुलो वाले नंबर से, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यही हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेशन हैं जिसमें हम बताएंगे कि फंक्शन जो है अंडर मॉडुलो ऐड भी हो सकता है और अंडर मॉडुलो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती हैं, क्लोजर लॉ भी, एसोसिएटिव लॉ भी, आइडेंटिटी लॉ भी, इनवर्स लॉ भी। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम प्रूफ करके कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेट जो है वो ग्रुप भी बनाता है। तो अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल हमने की थी, जैसे मैंने कहा था कि जी में अगर लेता हूँ सेट, और उसमें मैं रिलेशन ये डिफाइन करता हूँ कि दो नंबर्स दे आर रिलेटेड if and only if A is congruent to B mod, let's say 4। तो फर्स्ट ईयर में भी आपने ये किया होगा विद द हेल्प ऑफ टेलर टेबल। जैसे हम एक ये टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से मॉड एम हमारे पास जो है वो है 4, मॉड 4, और जो नंबर हमारे पास आएंगे वो आएंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो हमारे पास क्या क्या होंगी इसकी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, 1, 2 और 3। तो ये चीज़ शो करने के लिए हमारे पास सीक्वेंस क्लासेस है, हम इसके ऊपर एक छोटी सी बार भी लगा देते हैं जो कि हमें शो करता है कि ये जो नंबर्स हैं दे आर कंसिडर विद मॉडुलो 4। तो फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं यूज़ करता हूँ 17, तो 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड 4। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 17 है उसकी जो क्लास है वो आएगी 1। इसी तरह अगर मैं यूज़ करता हूँ लेट्स से 23, तो 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। तो अब ये जो 0 + 0 मॉड्यूल क्लास है इसका आंसर हमारे पास 0 आता है। अब आप ये देखें कि मेरे पास 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 है और 23 कॉन्ग्रुएंट टू 3 है। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 17 + 23, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40। अगर 40 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 0। इसका मतलब है 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4। अब अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड को ऐड करता हूँ, मेरे पास आता है 1 की क्लास प्लस 3 की क्लास अंडर मॉडुलो 4। तो आप देखें ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 की क्लास। 4 की क्लास का मतलब ये है जब आप 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। इट मीन्स मॉडुलो 4।
तो यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टीज प्रूफ कर ली, वो ये कि अगर आपके पास ए कांग्रुएंट टू बी है और सी कांग्रुएंट टू डी है, तो आप दोनों कांग्रुएंसेस को ऐड भी कर सकते हैं। मीन्स से अगर मेरे पास है ए कांग्रुएंट टू बी मॉड लेट्स से एम, और मेरे पास है सी कांग्रुएंट टू डी मॉड एम, तो हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें ए प्लस सी और राइट हैंड साइड को ऐड करें बी प्लस डी, तो दे हैव द सेम आंसर। तो दिस इज आल्सो, दे आर आल्सो कांग्रुएंट। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम ये टेबल्स बनाते हैं, केले टेबल्स। तो हमारे पास ये जो टेबल बनता है ये हमारे पास सिमेट्रिक भी होता है, और हमारे पास हर सेल में एक यूनिक वैल्यू, हर कॉलम में और हर रो में एक ही वैल्यू एक दफ़ा अपीयर होती है, रेपिटेशन नहीं होती। जिसका मतलब ये है कि ये केले टेबल से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास सेट एक ग्रुप भी बनाता है। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने इस मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स में करनी है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो ये है कि ए इज कांग्रुएंट टू बी इफ एंड ओनली इफ आपके पास एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली इंप्लीकेशन मैंने आपको नहीं कराई, तो आप इसको कंसिडर नहीं करें। तो ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एम इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स देयर डिफरेंस। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि टू इंटीजर्स आर कांग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सेकंड नंबर एंड मल्टीपल ऑफ एम। तो इसका प्रूफ गिवन है, सिंपलर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ रिजल्ट है, यही रिजल्ट जो मैंने भी आपको एग्जांपल में प्रूफ किया था कि अगर ए कांग्रुएंट टू बी है और सी कांग्रुएंट टू डी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर सकते हैं, स्टिल दे हैव रिलेटेड टू ईच अदर विद मॉडुलो एम। और मल्टीप्लिकेशन और सम के केस में वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में सम और प्रोडक्ट के केस में वो एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस और मॉडुलस के केस में, सॉरी, डिफरेंस या आप कहें कि डिवीजन के केस में, स्पेशली डिवीजन के केस में वो होल्ड नहीं करता। कि हम हमारे पास जो इम्प्लीकेशन है वो है P इम्प्लाइज Q, इफ और देन वाली है। तो अगर आपके पास A कांग्रुएंट टू B है और C कांग्रुएंट टू D है, इसका मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो दे हैव द सेम रिमाइंडर एंड दे आर रिलेटेड। लेकिन आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में यूज नहीं कर सकते। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास है बी सी इज कांग्रुएंट टू ए सी अंडर मॉड एम, तो यहाँ से हम इस रिजल्ट को डिराइव नहीं कर सकते कि बी इज कांग्रुएंट टू ए मॉड एम। तो ये जो आपके पास थ्योरम है, दिस इज ओनली वन साइडेड इम्प्लीकेशन कि अगर A इज कांग्रुएंट टू B है और C कांग्रुएंट टू D है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड का सम इट इज आल्सो हैव द सेम रिमाइंडर एज द रिमाइंडर ऑफ सम ऑफ राइट हैंड साइड। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका भी रिमाइंडर वही आएगा जो मॉडुलो M जो आपके पास ओरिजिनल इक्वालिटीज का था। लेकिन अगर दोनों आपके पास दो एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ सम नंबर है, उससे आप उसको दोनों साइड्स पे C से डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो होल्ड करता है, डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता। इसकी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी एक्सरसाइज में, इसने मेंशन की हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सरसाइज 37 में उसने मेंशन किया कि ना तो आप इसको रेस कर सकते हैं एक इनइक्वालिटी को दूसरी पर, और ना ही आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ए सी कांग्रुएंट टू बी सी डज नॉट इम्प्लाइज ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में। फॉर एग्जांपल शुरू वाले क्वेश्चन तो आसान है, जैसे आपने डिवीजन चेक करनी है कि आर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 17 और नॉट। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें
कि अगर इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, तो प्रूफ ये करना है कि ए इज इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू माइनस बी। इट कैन बी प्रूफ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ ए बी सी एंड दी आर इंटीजर्स, ए इज नॉन जीरो और ए डिवाइड्स करता है सी को, बी डिवाइड्स करता है डी को, देन प्रूव दैट ए बी डिवाइड्स सी डी। अगेन वैसे ही जैसे हमने उस थ्योरम की 3 प्रॉपर्टीज को प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी स्पेशल केस है 6 का। अगर हम बी और डी की जगह रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल एक सेम नंबर, ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, हमने सिर्फ बताना है कि रिमाइंडर्स क्या हैं और क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चंस और रिमाइंडर्स के बारे में है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हमारे पास गिवन है ए इज कांग्रुएंट टू 4 mod 13 और बी इज कांग्रुएंट टू 9 mod 13। हमने सी फाइंड करना है वेयर सी इज बिटवीन 0 एंड 12। तो ये हमारे पास एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सी इज कांग्रुएंट टू, फर्स्ट केस में ए हमारे पास कांग्रुएंट टू 4 है mod 13 और बी कांग्रुएंट टू 9 है mod 13, तो सी कांग्रुएंट टू 9 ए टाइम्स। इसका मतलब है हमारे पास जो ए है वो 4 है, तो हम यूज कर सकते हैं 9 टाइम्स 4 mod 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी इज कांग्रुएंट टू 36। अब 36 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो हमारे पास सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। इसी तरह आप ये बाकी वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं और कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड मैं आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कि स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर ये क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा रिपीट कर दें, क्या समझाया आपने इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में उसने दो इनइक्वालिटीज, दो इनकॉन्ग्रुएंस हमें क्लासेस दी हुई हैं और हमने सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप देखें ए तो उसने ऑलरेडी गिवन है ना, ए इज कांग्रुएंट टू 4 mod 13, तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ए की जगह 4 यूज करते हैं तो 9 टाइम्स 4 क्या होगा, 36। तो इसका मतलब है सी जो है वो हमारे पास है कांग्रुएंट टू 36 mod 13। लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक, तो 36 को 13 से डिवाइड करते हैं। जब हम 36 को 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 10। इसका मतलब है सी जो है इट इज कांग्रुएंट टू 10 mod 13। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो आएगा सी इज कांग्रुएंट टू 10 mod 13। इसी तरह बाकी पार्ट्स में भी आपने यही करना है, 13 में भी और 14 में भी, राइट। और कोई क्वेश्चन के स्टूडेंट का तो बताएं। ओके, तो नेक्स्ट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।